हाय नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड टाइम। आज हम यही क्लिनिकल स्टडी मेड इजी कॉन्सेप्ट की सीरीज में ये वीक का आखिरी केस स्टडी, जो थर्ड केस स्टडी है, जो कार्डियोजेनिक शॉक के ऊपर है। इससे पहले हमने दो केस स्टडीज के बारे में बात किया है, कौन सा? सेप्टिक शॉक एंड एनाफाइलेक्सिस शॉक। ओके, और ये थर्ड जो लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ही डेंजर कार्डियोजेनिक शॉक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, पर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए ये उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो फार्मेसी पढ़ते हैं उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, फार्मा विजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है और उसका जो मिशन है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ 2025 हमें 1 मिलियन फार्मेसी के स्टूडेंट को, फार्मासिस्ट को, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल होगा? जब तक हम कॉम्पिटेंट नहीं बनेंगे तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें हमारे ऊपर काम करना है, हमें कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड करनी है, कॉम्पिटेंट बनना है। इफ वी बिकम कॉम्पिटेंट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। हमारी फाइनेंशियल एंड हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो डिस्कस करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। एक्चुअली कार्डियोजेनिक शॉक होता क्या है? बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से या तो हाइपोवोलेमिक सिचुएशन की वजह से, शरीर में ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाने की वजह से हार्ट अपनी प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर पाता है। अगर हार्ट प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं करता है तो जैसे हमने आगे के शॉक्स में बात की थी, वो शॉक में भी जैसे कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाने की वजह से सेल्यूलर लेवल पे, सेल लेवल पे परफ्यूजन बंद हो जाता है, हाइपोक्सीमिया होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो सेल्स मर जाते हैं। सेल्स मरते उसका मतलब ऑर्गन फेल हो जाते हैं। ये मेन पैथोफिजियोलॉजी है। तो देखते हैं आज की जो केस स्टडी है वो क्या है। यहाँ पे मिस्टर रमेश भाई, जो 42 ईयर ओल्ड मैन, ही हैज़ मेड द रोड एक्सीडेंट। उसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट के बाद उसको रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपोटेंशन, रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपोटेंशन उसकी वजह से ये आईसीयू में उसको दाखिल किया है। और आप इंटेंसिव केयर फार्मासिस्ट है, तो यहाँ पे आपको कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए ताकि उसकी हाइपोटेंशन को कंट्रोल कर पाओ? सबसे पहली नीड हाइपोटेंशन को कंट्रोल करना है, पर साथ साथ में वो मेडिकेशन ऐसी भी होनी चाहिए कि जो ब्लड फ्लो को ना रोके। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे। कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए। ओके, कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए, साथ साथ में वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए ताकि हम जो वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी है उसको हम बचा सकें। ओके, तो प्रीवियस दो केस स्टडीज में हमने कौन सी मेडिकेशन देखी थी? नॉरएड्रेनालिन देखा था एंड एड्रेनालिन देखा था। नॉरएड्रेनालिन की सिचुएशन में क्या हुआ था? वो कार्डियक आउटपुट बढ़ाता था और वेजो कंस्ट्रिक्शन करता था। जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन करता था तो वहां से हम प्रेशर को मेंटेन कर पाते थे, क्योंकि सेप्टिक शॉक की वो डिमांड थी, वो रिक्वायरमेंट थी। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम क्या करते थे? उसको एड्रेनालिन देते थे। एड्रेनालिन क्यों देते थे? क्योंकि वहां पे हमें कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करना है, ब्रोंकोडाइलेशन करना है। पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग है। हमें कार्डियक आउटपुट तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, पर एक चीज याद रहे कि यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं करना है, उल्टा वेजो डाइलेशन करना है, ताकि वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी जैसे ऑर्गन को ब्लड का फ्लो मिलता रहे और हम पूरी सिस्टम को कोलैप्स होने से बचा सकें। ये आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विच ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर मिस्टर रमेश भाई एंड व्हाई दैट ड्रग इज यूज्ड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इसका आंसर है डोपामिन। डोपामिन। अब डोपामिन को देखें तो हम यहाँ पे 3 चीजों के बारे में सोच सकते हैं: हाई डोज, मॉडरेट डोज एंड लो डोज। अगर हम हाई डोज देंगे, हाई डोज डोपामिन देंगे, तो वो प्राइमरी अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन करेगा। और आप लोगों को पता ही है कि अगर अल्फा 1 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट इफेक्ट आई तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा।
फिर तो हमारा काम नहीं बनना है, क्योंकि अल्फा 1 अगर कंस्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड होगा और ऑर्गन्स मर जाएंगे, इसीलिए हमें हाई डोज नहीं देना है। ओके, लेट्स वी थिंक अबाउट द लो डोज। अगर लो डोज देते हैं तो बीटा एंड डी रिसेप्टर के ऊपर, डोपामिन रिसेप्टर के ऊपर काम होता है। अच्छा, तो बीटा रिसेप्टर की अगर बात करें तो बीटा 1 रिसेप्टर क्या करता है? बीटा 1 रिसेप्टर कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा तो ब्लड का फ्लो तो सर्कुलेशन में आ ही जाएगा। दूसरा, अगर बीटा 2 रिसेप्टर होगा तो वो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। पर यहाँ पे बात है, अगर हम मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम डोज करेंगे तो उसकी एक्शन डोपामिन रिसेप्टर D1 रिसेप्टर के ऊपर होगी। और D1 रिसेप्टर क्या करता है? देखिए, D1 रिसेप्टर इज प्रमोट द रीनल परफ्यूजन। D1 रिसेप्टर इज वेजोडाइलेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये सिचुएशन में हमें मॉडरेट टू लो डोज ऑफ डोपामिन नीड टू बी गिवन इन कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज एंड ऑल्सो D1 रिसेप्टर मीडिएटेड रीनल ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी तो परफ्यूजन बढ़ेगा। ये यूनिक मेडिकेशन है। ओके, तो इस तरह से हम कार्डियोजेनिक शॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीक में हमने हाइपोटेंशन के 3 अलग अलग कंडीशंस जो लाइफ थ्रेटनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। आपकी कमेंट जरूर से लिखिएगा कि ये केस स्टडीज बेस्ड एजुकेशन आपको कैसा लगता है, और ये केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन रियली आपको लगता है कि दैट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड आपकी जो फार्मेसी स्टडीज़ है उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हो। जैसे आप नॉर्मल सिचुएशन में हम डोपामिन पढ़ते हैं तो वो डोपामिन की जो पढ़ाई होती है उसमें और केस स्टडी बेस्ड डोपामिन की पढ़ाई में कुछ अंतर है क्या? वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्या? तो ये आप ज़रूर से मुझे कमेंट में लिखिए, और आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल, और उसको ये शेयर कीजिए ताकि ही ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी कैन बिल्ड आवर कम्युनिटी, pharma vision community, and we can make the positive contribution in our profession. Thank you very much. Have a good time. Bye bye. Take care.